हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग के पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं, या मैं आपसे सिर्फ यही पूछूं कि संख्याएँ किसे कहते हैं, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताने के लिए आया हूँ। तो ध्यान दीजिए, संख्या किसे कहते हैं? संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंक है, तो ये अकेला है तो ये अंक है, इसके साथ कोई और आ जाएगा तो ये अब संख्या हो जाएगा। अब ये दो अंकों का समूह हो गया तो ये संख्या हो गया। तो कई अंकों का भी समूह हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो अंकों का समूह। जैसे मान लीजिए 522 कुछ भी हो सकता है, 312 कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक अंक नहीं रहना चाहिए, दो अंक से ज़्यादा रहना चाहिए या दो अंक रहना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से बहुत सारे संख्या हैं। तो अब देखिए, संख्या दो तरह की होती हैं। पहली है वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। देखिए दोस्तों, काल्पनिक संख्याओं की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि काल्पनिक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके आगे आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अभी सिर्फ आपको वास्तविक संख्याओं पर ध्यान देना है। देखिए, वास्तविक संख्याओं की बहुत सारी परिभाषाएं अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल परिभाषा है वो ये है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे देखिए, हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 2 का स्क्वायर 4 आता है। इसी तरह से अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है। और अगर हम √5 अगर हम लोग कहानी में 5 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या आता है? 5 आता है। और अगर हम -√5 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है? तब भी 5 ही आता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि 1 2 3 4 सबका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या ही आता है, तो अब बचता क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि माइनस, मान लीजिए 0, इधर जाएंगे तो -1, और जाएंगे तो -2, -3, इसी तरह से अब माइनस अनंत तक। और इधर आएंगे तो 1 2 3, इसी तरह से प्लस अनंत तक। तो आप लोग जान गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, अब आगे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए क्या कहती है यह प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर r जो है 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर हो सकता है, और b r से बड़ा है। देखिए यहाँ पर a भाज्य है और b भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं 12 और 5। तो ये क्या कह रहा है कि इसको हम a और b के लिए, ये a है और ये b है, दो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर bq प्लस r। यानी कि हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? आपको भाग दे करके देखना पड़ेगा 5 से। तो कई बार में लेके जाएंगे? 2 बार में लेके जाएंगे तो 5 दूनी 10, शेषफल आएगा 2। तो ये क्या कह रहा है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए, ये भाज्य है 12 और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 प्लस 2, 5 गुणे 2 प्लस 2। देखिए यहाँ पर ये a हो गया और ये b हो गया और ये q हो गया और ये r हो गया। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ ये भाग विधि पर आधारित है। देखिए, अब आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए क्या कहता है ये प्रमेय। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी कि मौसा ज्ञात करने की एक विधि है,
जिसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, जहां पर a b से बड़ा है, का HCF नीचे दिए गए चरणों के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए 3 चरण दिए गए हैं। देखिए क्या क्या चरण है। पहला चरण जो है, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R इस प्रकार ज्ञात हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R बड़ा है 0 के या बराबर है और B R से बड़ा है। देखिए चरण 2 क्या कहता है। यदि R बराबर 0 है तो HCF B है। यदि R 0 के बराबर नहीं है तो B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दोबारा कीजिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा चरण क्या कहता है। उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट महत्तम समापवर्तक है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बता दिया, इसके 3 चरण भी बता दिए, तो क्या ये इसको ऐसे ही रट लेना है। देखिए दोस्तों, आपको रटना कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, 455 और 42। इसका हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो देखिए क्या कहता है ये प्रमेय। देखिए 3 चरण दिए गए हैं। पहला चरण क्या कहता है, A और B के लिए। देखिए यहाँ पर जो 455 बड़ा है 42 से, तो जो बड़ा रहता है वही A रहता है। तो चरण 1 के अनुसार हमको A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है अभी कि इसको A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखने के लिए भाग देकर आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 455 को हम क्या लिख सकते हैं, भाग देकर के देख लीजिए। 455 भाग देना है 42 से, तो ये एक बार में चल जाएगा। 42 शेषफल आएगा 3 और ये 5। देखिए 35 जो है 42 से छोटा है, इसलिए शेषफल 35 ही रहेगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस R। यहाँ पर B है 42 और Q है 1 और शेषफल है 35। देखिए अब चरण 2 क्या कहता है कि यदि R बराबर 0 है तो HCF B है, यानी कि अगर R 0 आ गया है तो HCF B है। यदि R 0 के बराबर नहीं है तो B और R को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दोबारा कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, अगर R 0 है तो HCF B है, यानी कि 42 यहाँ पर। अगर 0 नहीं है तो 35 और 42, यानी कि B और R को लेकर ये प्रोसेस दोबारा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, अभी तो 35 आया है, इसलिए हम लोग B और R को लेकर ये प्रोसेस दोबारा करते हैं। तो देखिए 42 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर भाग देकर के देखना पड़ेगा। 42 और 35 तो एक ही बार में जाएगा। 35, 12 में से 5 जाए 7, तो शेषफल 7 आया। तो देखिए 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 1 प्लस 7। अभी भी शेषफल 7 नहीं आया है। देखिए अब चरण 3 इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। यानी कि जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए तब तक ये प्रोसेस को हम करते रहें। तो देखिए फिर से 35 और 7 को लेकर ये प्रोसेस दोबारा करने पर देखिए अब हम 35 को क्या लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 7 5 बार में 35 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब शेषफल जो है 0 आ गया। तो हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 5 प्लस 0। देखिए अब चरण 3 क्या कहता है, उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट महत्तम समापवर्तक है। देखिए जब 0 आ जाता है तो आपका HCF भाजक ही HCF रहता है, यानी कि अभीष्ट महत्तम समापवर्तक ये भाजक ही रहता है, यानी कि B। तो अतः 455 और 42 का HCF 7 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर फिर भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे एक्सरसाइज में आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा।
चलिए अब एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट देखिए, दिया है 135 और 225। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 बड़ा है 135 से, तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो आप 225 और 135 को क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, आपको इसका भाग दे करके देखना पड़ेगा। देखिए भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 135 और शेषफल आएगा 90। यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 जो है A है और 135 B है और 1 जो है ये Q है और 90 R यानी कि शेषफल है। तो आप पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आपको बस उसी के फॉर्म में अब सजा देना है। तो देखिए 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल जो है अभी 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसलिए 90 और 135 को लेकर ये दोबारा प्रोसेस करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे शेषफल 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 90 और 135 को लेकर पुनः यह क्रिया दोहराने पर, तो देखिए आप 135 और 90 को क्या लिख सकते हैं, दोबारा से आपको भाग दे करके देखना पड़ेगा। देखिए जब 135 में भाग देंगे 90 से तो एक बार में लेके जाएंगे, 2 बार में तो बड़ा हो जाएगा, एक बार में लेके जाएंगे तो 90 और शेषफल जो 45। तो आप क्या लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि शेषफल 45 जो है 0 नहीं है, इसलिए दोबारा से करेंगे 135 और 45 को लेकर के। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 90 और 45 को लेकर पुनः यह क्रिया दोहराते हैं। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल जो है 0 आ गया, लेकिन शेषफल किस भाजक द्वारा आया है। लास्ट में हम 45 से भाग दिए हैं तभी ना, 90 में 45 से भाग दिए 90 में, तभी तो शेषफल 0 आया है। तब लिखेंगे आप, अतः चरण 3 में भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 196 और 38,220। देखिए यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से। देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की, अगर देखिए आपको मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई हैं, बस आपको इसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखकर शेषफल 0 प्राप्त करना है। और जिस राउंड में शेषफल 0 आ जाए, यानी कि जिस भाजक के द्वारा आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, वही आपका आंसर होगा, यानी कि वही HCF होगा। बस इतना ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसी को 3-3 चरण में बताता है। तो देखिए हम भी चरण को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप 38,220 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको भाग दे करके देखना पड़ेगा। देखिए भाग देंगे 38,220 में 196 से, तो एक बार में लेके जाएंगे 196, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और ये 8 1, तो 1764। 9 बार 9 का गुणा करेंगे तो 1764 आएगा। अब घटाएंगे तो 980 आएगा, तो 196 गुणे 5 980 आता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल जो है पूरा 0 आ जाता है। तो आपको ये तीसरे चरण में क्या कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। यहाँ पर तो पहले ही चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आया है वही हमारा HCF है, यानी कि 196 ही हमारा HCF है। देखिए लिखेंगे यहाँ भाजक 196 द्वारा हमें चरण 1 में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 867 और 255। यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से। लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो आपको 867 में भाग देना पड़ेगा 255 से। तो देखिए 3 बार में जाएगा और शेषफल आएगा 102।
अब यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 102 बराबर 0 नहीं है, और इसलिए 102 और 255 को लेकर यह क्रिया पुनः दोहराने पर, तो यहाँ पर आप फिर आपको 255 और 102 पर यह क्रिया करनी है, तो आपको फिर से भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे 255 में 102 से, तो 2 बार में जाएगा और फिर से शेषफल जो है 51 आएगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर लिखेंगे कि शेषफल 51 0 नहीं है, इसलिए 51 और 102 को लेकर यह क्रिया पुनः दोहराने पर, तो आपको फिर से 102 में भाग देना पड़ेगा 51 से। देखिए भाग देंगे तो फिर 2 बार में जाएगा और अब की पारी शेषफल जो है 0 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अब 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब लिखेंगे अतः चरण 3 में भाजक 51 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, देखिए क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। देखिए b बराबर 6 ये आपको प्रश्न में दिया है, 6q + 1 दिया है ना, तो b बराबर 6 है। अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर bq + r। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन होती थी वो होती थी r का जो मान था वो 0 से बड़ा था या उसके बराबर था और b से छोटा था, लेकिन आप यहाँ पर क्या माने हैं, b बराबर 6, तो आप लिखेंगे a बराबर 6q + r, और यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो होगी r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको r का मान क्या मिलता है, जो 0 से बड़ा रहना चाहिए या 0 हो सकता है या और 6 से छोटा, तो क्या होगा 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप लिखेंगे अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 को क्रमशः a बराबर 6q + r में रखने पर, अब आपको बारी बारी से r का मान जो है वो a बराबर 6q + r इसमें रखना है इस समीकरण में। तो देखिए r बराबर 0 रखते हैं तब a बराबर 6q + r आता है, 6q + 0, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, a बराबर 6q, और आप r बराबर 1 रखते हैं तब a बराबर 6q + 1, और यदि r बराबर 2 तब a बराबर 6q + 2, यदि r बराबर 3 तब a बराबर 6q + 3, यदि r बराबर 4 तब a बराबर 6q + 4, और यदि r बराबर 5 तब a बराबर 6q + 5। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये है r बराबर 0 और r बराबर 2 और r बराबर 4, तो इस सब में क्या आया है, a बराबर 6q और a बराबर 6q + 2 और a बराबर 6q + 4, तो ये सब जो है वो सम संख्या हैं, तो आप इनको भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेकिन उपरोक्त में a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 4 a के लिए सम धन पूर्णांक है, और आपको क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना था कि विषम पूर्णांक है, तो जो सम पूर्णांक है उनके अलावा जो बच गया वो क्या है, विषम पूर्णांक है। जैसे देखिए r बराबर 1 पर क्या आया है, 6q + 1 जो विषम पूर्णांक है, और r बराबर 3 पर क्या आया है, 6q + 3 ये भी विषम पूर्णांक है, और r बराबर 5 पर भी आया है a बराबर 6q + 5 ये भी एक विषम पूर्णांक है। तो आप इसको अब लिख देंगे, तब यह 6q, अतः जब a विषम है यानी कि जब a का मान विषम संख्या है तब यह 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 विषम धन पूर्णांक है, जहाँ की कोई पूर्णांक है, और आपको यही सिद्ध करना था क्वेश्चन में, तो आप नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। सिद्ध हुआ आपका क्वेश्चन। मेरा प्रश्न, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल आपको क्या करना है, 6 से 16 और 32 का आपको HCF ज्ञात कर लेना है। देखिए प्रश्न कहता क्या है, देखिए 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे उन लोगों को मार्च करना है। देखिए इसके आगे आपको प्रश्न में दे दिया है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। देखिए आप इसका HCF निकालेंगे तो आपका अधिकतम संख्या निकल जाएगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल जाएगी, इसलिए आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए आप इसके हल में सबसे पहले लिखेंगे
प्रश्नानुसार आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है। तो फिर आपको दिया है पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32। तो आप इसको भी लिख देंगे। देखिए अब आप इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो आप 616 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको यह भाग दे करके देखना पड़ेगा। जब आप 32 से भाग देंगे 616 में तो 19 बार जाएगा और शेषफल जो है 8 आएगा। तो आप इसको लिख देंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। देखिए यहाँ पर शेषफल 8 जो है अभी 0 नहीं आया है, तो इस प्रोसेस को दोबारा से करेंगे। लिखेंगे चूँकि शेषफल 8 0 के बराबर नहीं है, तब चरण 2 के अनुसार क्रिया को पुनः दोहराते हैं। तो आप 32 और 8 को लेकर के ये क्रिया करेंगे। देखिए 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 4, 8 चौको 32 होता है, तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 है, आप लिखेंगे शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है। जी आपको पता होगा कि जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आता है वही हमारा HCF होता है। तो आप नीचे लिखेंगे चूँकि 616 और 32 का HCF 8 प्राप्त हुआ है, इसलिए अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर एक संकेत दिया है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए आप पहले संकेत को बढ़िया समझ लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लेंगे आप कि x को धनात्मक पूर्णांक है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ x ही माने, कुछ भी मान सकते हैं। फिर ये 3 जो x है इसको 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है और इनमें से प्रत्येक का बारी बारी से वर्ग करके आपको इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ यही काम करना है जो आप संकेत में दिया है। देखिए डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देखिए। लिखेंगे आप सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और आपको अब अच्छी तरह जान गए होंगे, आपको बताने की ज़रूरत है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप देखें लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर। क्यों 3 रखेंगे, क्योंकि आप प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दिया है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1, तो यहाँ पर b की जगह पर 3 है तो b का मान 3 रख देंगे समीकरण 1 में। तो अब यहाँ पर क्या कर b रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। b की जगह पर bq होता था तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3q प्लस r हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन जो होती थी वो r का मान था 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा था, लेकिन यहाँ पर b की जगह पर 3 है तो 3 से छोटा होगा, अर्थात इट्स मीन्स कि r बराबर 0 1 2 हम रख सकते हैं। तो r बराबर 0 रखेंगे तब a बराबर 3q प्लस 0 या a बराबर 3q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 अंडर ब्रैकेट 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख देंगे आप जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। जब 3q स्क्वायर की जगह पर आप m रख देंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। अब आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखिए अब r बराबर 1 रखते हैं तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको तोड़ देंगे तो यहाँ से फिर 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और आप 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर m रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ पर m का मान जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q है। अब देखिए आप समीकरण 2 और 3 में आप क्या देख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3m आया है और समीकरण 3 में a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m 3m प्लस 1। अब आप लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसे पूर्णांक m के लिए 3m 3m के रूप का होता है, और बस ये आपको सिद्ध करना था। 5वां प्रश्न देखिए,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q, 3q + 1, 3q + 2, जहाँ b बराबर 3 है। देखिए यहाँ पर आप जब अतः x बराबर 3q, 3q + 1, 3q + 2 लिए हैं, तो आपको इन तीनों का पारी पारी से घन करके और कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि वो 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में आ जाए। इस क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन। देखिए तब x बराबर पहले 3q लेते हैं। सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर अब आपको इसका घन करना पड़ेगा। x³ बराबर 3q का होल क्यूब, तो x³ बराबर 27q³। तो अब आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब बचेगा और यहाँ पर 3q का क्यूब को आप मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा x³ बराबर 9m, जहाँ पर m जो है 3q का क्यूब है, m का मान। अब x बराबर 3q हो गया। अब आप रखेंगे x बराबर 3q + 1। अब आप इसका भी घन कर देंगे तो अभी आप इसको a + b का होल क्यूब के फॉर्म में अब इसको रखेंगे तो 27q³ तो + 27q² + 9q + 1। फिर x³ बराबर आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3q³ + 3q² + q अंडर और फिर +1, ये बाहर रहेगा ब्रैकेट के। और फिर आप जो ये ब्रैकेट में है ये 3q का क्यूब + 3q² + q, अब आप इसको m मान लेंगे तो x³ बराबर क्या जाएगा 9m + 1। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q का क्यूब + 3q² + q है। अब देखिए अब आप रखेंगे x बराबर 3q + 2, तो इसका भी आप घन करेंगे a + b का होल क्यूब पर। फिर 9 कॉमन लेंगे तो जो बचेगा उसको आप m मान लेंगे और 8 को आप बाहर रहने देंगे, तो x³ बराबर 9m + 8 लिख देंगे, जहाँ पर m बराबर 3q का क्यूब + 6q² + 4q। देखिए आप जब x बराबर 3q रखे हैं तो फिर x³ बराबर 9m आया है, और फिर x³ बराबर 3q + 1 रखे हैं तो x³ बराबर 9m + 1 आया है, और फिर आप x बराबर 3q + 2 रखें हैं तो x³ बराबर 9m + 8 आया है, और आपको यही सिद्ध करना था। तो आप लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है, और ये आपको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम।